नमस्कार दोस्तों। अनीता एक शादीशुदा महिला थी। उनकी उम्र 27 के करीब थी। वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी और मैं उनके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। जब मैं नीचे काम से जाता था या घर से बाहर कहीं जाना होता था तो अक्सर अनीता भाभी मुझे दिख जाया करती थी। कुछ दिन के बाद अब अनीता मुझसे भी एक दो बात कर लिया करती थी, लेकिन खुलकर कुछ बात नहीं हो पाती थी। अनीता अपने पति से बहुत ही परेशान थी। वो एक कंपनी में काम करता था, मगर बहुत ज्यादा शराब पीता था और रोज उनके घर में हंगामा होता था। वो उसके साथ रोज लड़ाई करता था। हम लोग बीच में कुछ बोल नहीं सकते थे। उन दोनों का 1-2 साल का बेटा भी था। एक दिन अनीता भाभी के लड़के की तबीयत खराब हो गई। उसके बेटे की तबीयत काफी गंभीर थी। वो शिवानी भाभी के पास पैसे मांगने के लिए ऊपर आई, मगर शिवानी के पास भी उस वक्त अनीता को देने के लिए पैसे नहीं थे। शिवानी भाभी ने कहा, मैं निखिल से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। कुछ देर के बाद शिवानी की कॉल मेरे पास आई। उसने मुझे सारी बात बताई और बोली, कुछ पैसों की जरूरत है, अभी दे दो, बाद में तुम्हें लौटा देंगे। मैं बोला ठीक है, मगर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा है, तुम कर पाओगी? बेहतर होगा कि उसको किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो। इस तरह से हमने अनीता के बेटे को एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने का मन बना लिया। फिर मैं अनीता और उसके बेटे को लेकर नजदीक के एक अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर ने उसके बेटे की जांच करने के बाद बोल दिया कि उसके बेटे को यहीं अस्पताल में ही भर्ती करना होगा और यहीं पर उसका इलाज होगा। अनीता ये सुनकर डर गई। एक तो उसके बेटे की हालत गंभीर थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लड़के का इलाज वहां पर करवा सके। मैंने पैसों के बारे में डॉक्टर से बात की तो वो बोला कि इलाज में रोज का 20,000 तक का खर्च आएगा। ये बात मैंने अनीता को बताई तो वो सन्न रह गई और बोली कि मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से। सच तो ये था कि मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास भी इतने रुपए नहीं थे। अनीता ने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसने साफ ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अनीता रोने लगी। फिर मैंने उसको दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चलने का सुझाव दिया। वो बोली, देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। फिर हम दोनों उसके बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां के डॉक्टर ने भी भर्ती करने का बोला, मगर साथ में ये भी कह दिया कि अभी उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है, इसको यहाँ भर्ती नहीं कर पाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी पहचान के एक बड़े आदमी से बात की और उसकी सिफारिश पर अनीता के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अनीता और मैं रात में वहीं रुक गए। रात को मैं उसके लिए खाना भी लेकर आया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा थी। मैंने लड़के को वहीं पर भर्ती करवाया ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके और जल्दी हो सके। अनीता बोली, आपके जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैं आपको सब वापस कर दूंगी। मैं बोला, तुम्हें अभी से पैसों की लगी है, पहले बच्चे को ठीक तो हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे हिसाब तो, मगर पहले इसका इलाज जरूरी है। हैरानी की बात थी कि अनीता का पति अभी तक अपने बच्चे को हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया था। जो भी दवा डॉक्टर्स बता रहे थे वो सब मैं ही लेकर आ रहा था। मुझे उन माँ बेटे दोनों का ही ध्यान रखना पड़ रहा था। मगर खुशी की बात ये हुई कि भगवान की कृपा से उसका बेटा 3 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। अब हम दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अनीता मेरे पास आकर बोली, निखिल, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पड़ोसी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम दोनों के फोन नंबर अस्पताल में ही एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो गए थे। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने घर पहुंचकर अनीता को सारी दवा बता दी कि कौन सी दवा कितनी और किस टाइम पर देनी है। फिर मैं जाने लगा तो वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम चाय पीकर ही जाना। मैं बोला, फिर कभी पी लूंगा, अभी मैं जाकर आराम करूंगा। तुम भी थक गई होगी, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। वो बोली, ठीक है। उसने मुझे कसकर हग कर लिया। मैं भी सोच में पड़ गया कि इसको एकदम से ये क्या हो गया।
उसके बाद मैं वहां से निकल आया और ऊपर शिवानी भाभी के पास गया। शाम को मैं अनीता के यहाँ गया, ये देखने कि उसके बच्चे की तबीयत अब ठीक है या नहीं। मैं गया तो उसका पति भी आ गया। फिर मैं अंदर नहीं गया और उल्टे पांव वापस आ गया। मैं शिवानी भाभी के पास गया और उनसे बोला, आज रात के लिए मेरा खाना भी अपने यहाँ ही बना लेना। शिवानी भाभी ने खाना तैयार करने के बाद मुझे बुलाया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैं सोने के लिए अपने रूम में जाने लगा। तभी अनीता के नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ। वो पूछने लगी, कैसे हो आप निखिल? मैं बोला, मैं ठीक हूँ, आप बताओ बेटे की तबीयत अब कैसी है? वो बोली, अब ठीक है, सो रहा है, मैं भी ठीक हूँ। इस तरह से अनीता और मेरी रोज फोन पर भी बात होने लगी। वह रोजाना मेरा हालचाल पूछती रहती थी। कई बार वो मुझे अपने घर में आने के लिए न्योता दे चुकी थी। कई बार उसने बोला, कभी मेरे घर आओ, चाय पीकर जाओ। मैंने यह बात शिवानी को बताई तो वो कहने लगी कि अनीता शायद तुमसे दोस्ती करना चाहती है। मैं बोला, मगर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? शिवानी बोली, मैं एक औरत हूँ, एक औरत ही दूसरी औरत की बातों का सही मतलब समझ सकती है। मैं बोला, मगर भाभी, अभी उसने इस तरह की कोई बात नहीं की है। रात को खाना खाने के बाद करीब 9 बजे अनीता के व्हाट्सएप से मैसेज आया और हम दोनों बातें करने लगे। मैं बोला, भाभी, आपका पति कैसा इंसान है, वो तो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। वो बोली, हाँ, मैं अपने पति से इतनी परेशान हूँ कि मैं तुम्हें सारी बात बता भी नहीं सकती। मैं बोला, मैं समझ सकता हूँ भाभी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा गुड नाइट बोल दिया और बात बंद कर दी। मैंने सोचा कि पता नहीं इसे क्या हो गया। उसके कुछ देर के बाद फिर मैं शिवानी के पास गया। उसको मैंने सारी बताई जो भी अनीता के साथ हुई। शिवानी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से उसके साथ बात करना। फिर शिवानी के साथ मैंने खाया। उसके बाद वो बर्तन धोने के लिए चली गई। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। नीचे जाते हुए मेरी नजर अनीता पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले निकल गया। वो शायद बात करना चाह रही थी, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस चला गया। वहां पर जाने के बाद उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर वो कॉल करने लगी। मैंने उसकी कॉल भी नहीं उठाई। वो बार बार कॉल पर कॉल करती रही, तो फिर आखिर में मुझे उसकी कॉल उठानी पड़ी। वो बोली, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो गए हो? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा, आप काम बताओ कि आपने मुझे फोन किस लिए किया है? अनीता बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, घर आने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। बीच में फिर एक बार शिवानी भाभी की कॉल आई। वो पूछने लगी, क्या हुआ? मैं बोला, वही कल वाली बात भाभी, वो अब मुझसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, अभी मैं उसको थोड़ा और परेशान करना चाहता हूँ। शिवानी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। भाभी ने फोन रख दिया और फिर कुछ देर के बाद शाम हो गई। मैं अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकल लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अनीता अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया। मैं अपने रूम में आ गया और आकर लेट गया। कुछ ही देर हुई थी कि व्हाट्सएप पर अनीता का मैसेज मिला। उसने लिखा था, आप आ गए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने जवाब में लिखा, मेरे रूम में आ जाओ। अनीता बोली, मैं रूम में कैसे आ सकती हूँ अभी? मेरा पति घर आ चुका है। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसके लिए। फिर मैंने पूछा, शिवानी भाभी को कहा, अब बताओ उसको कैसे बुलाओगी? शिवानी बोली, तुम अनीता को बोलो कि मैं उसके पास आ रही हूँ। मैंने वैसा ही किया अनीता को। मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि थोड़ी देर में शिवानी भाभी तुमको लेने के लिए आ रही है, वो कुछ भी करके तुमको ऊपर ले आएगी। अनीता ने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शिवानी भाभी उसके रूम में गई। वहां जाकर वो बोली, अनीता, आज मेरे पति बाहर गए हुए हैं, तुम मेरे रूम में सोने के लिए आ जाओ, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। अनीता बोली, ठीक है भाभी, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद अनीता आ गई।
पहले वो सीधी शिवानी भाभी के रूम में ही गई। मैं भी शिवानी के रूम में ही चला गया। हम तीनों एक साथ बैठ गए। मैंने अनीता से कहा, यही बात करोगी या मेरे रूम में करोगी? तभी शिवानी ने कहा, तुम्हारे रूम में ही करो, यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। अनीता और मैं उठकर मेरे रूम में आ गए। वो थोड़ा शर्मा रही थी। मैंने कहा, बात करनी है या नहीं? वो बोली, बात करने ही तो आई हूँ। आप बताओ कि आपको मेरे से क्या पूछना था उस दिन आप जो फोन पर पूछ रहे थे। आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं बोला, तुम्हारा पति इतनी शराब पीता है और तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाती हो? वो बोली, अलग तो मैं हो जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपने साथ रखेंगे या नहीं। उसके जवाब पर मैंने कहा, हाँ बात तो तुम वैसे सही कह रही हो। अच्छा मुझे एक बात सच सच बताओ। वो बोली, हाँ पूछो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? वो बोली, नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने कहा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो बोली, हाँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। मैं बोला, अनीता मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सारे सुख देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? वो बोली, हाँ लेकिन मुझे अब और दुख मत देना। मैंने कहा, देखो अनीता, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैंने अनीता से कहा कि मैं आपको भाभी नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही है और तुम्हारा पति शराब के नशे में धुत रहता है। अनीता ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, जैसा चल रहा चलने दो, हम कुछ नहीं बदल सकते। मैंने कहा, आज के बाद जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो अपने भाई को याद कर लेना। अनीता ने मुझे शुक्रिया अदा किया और वापस अपने कमरे में लौट गई। उसके बाद जब भी अनीता को जरूरत होती। नमस्कार दोस्तों, अनीता एक शादीशुदा महिला थी। उनकी उम्र 27 के करीब थी। वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी और मैं उनके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। जब मैं नीचे काम से जाता था या घर से बाहर कहीं जाना होता था तो अक्सर अनीता भाभी मुझे दिख जाया करती थी। कुछ दिन के बाद अब अनीता मुझसे भी एक दो बात कर लिया करती थी, लेकिन खुलकर कुछ बात नहीं हो पाती थी। अनीता अपने पति से बहुत ही परेशान थी। वो एक कंपनी में काम करता था, मगर बहुत ज्यादा शराब पीता था और रोज उनके घर में हंगामा होता था। वो उसके साथ रोज लड़ाई करता था। हम लोग बीच में कुछ बोल नहीं सकते थे। उन दोनों का 1-2 साल का बेटा भी था। एक दिन अनीता भाभी के लड़के की तबीयत खराब हो गई। उसके बेटे की तबीयत काफी गंभीर थी। वो शिवानी भाभी के पास पैसे मांगने के लिए ऊपर आई, मगर शिवानी के पास भी उस वक्त अनीता को देने के लिए पैसे नहीं थे। शिवानी भाभी ने कहा, मैं निखिल से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। कुछ देर के बाद शिवानी की कॉल मेरे पास आई। उसने मुझे सारी बात बताई और बोली, कुछ पैसों की जरूरत है, अभी दे दो, बाद में तुम्हें लौटा देंगे। मैं बोला, ठीक है, मगर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा है, तुम कर पाओगी? बेहतर होगा कि उसको किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो। इस तरह से हमने अनीता के बेटे को एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने का मन बना लिया। फिर मैं अनीता और उसके बेटे को लेकर नजदीक के एक अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर ने उसके बेटे की जांच करने के बाद बोल दिया कि उसके बेटे को यहीं अस्पताल में ही भर्ती करना होगा और यहीं पर उसका इलाज होगा। अनीता ये सुनकर डर गई। एक तो उसके बेटे की हालत गंभीर थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लड़के का इलाज वहां पर करवा सके। मैंने पैसों के बारे में डॉक्टर से बात की तो वो बोला कि इलाज में रोज का 20,000 तक का खर्च आएगा। ये बात मैंने अनीता को बताई तो वो सन्न रह गई और बोली कि मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से। सच तो ये था कि मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास भी इतने रुपए नहीं थे। अनीता ने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसने साफ ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अनीता रोने लगी। फिर मैंने उसको दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चलने का सुझाव दिया। वो बोली, देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं।
फिर हम दोनों उसके बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां के डॉक्टर ने भी भर्ती करने का बोला, मगर साथ में ये भी कह दिया कि अभी उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है, इसको यहाँ भर्ती नहीं कर पाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी पहचान के एक बड़े आदमी से बात की और उसकी सिफारिश पर अनीता के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अनीता और मैं रात में वहीं रुक गए। रात को मैं उसके लिए खाना भी लेकर आया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा थी। मैंने लड़के को वहीं पर भर्ती करवाया ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके और जल्दी हो सके। अनीता बोली, आपके जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैं आपको सब वापस कर दूंगी। मैं बोला, तुम्हें अभी से पैसों की लगी है, पहले बच्चे को ठीक तो हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे हिसाब तो, मगर पहले इसका इलाज जरूरी है। हैरानी की बात थी कि अनीता का पति अभी तक अपने बच्चे को हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया था। जो भी दवा डॉक्टर्स बता रहे थे वो सब मैं ही लेकर आ रहा था। मुझे उन माँ बेटे दोनों का ही ध्यान रखना पड़ रहा था। मगर खुशी की बात ये हुई कि भगवान की कृपा से उसका बेटा 3 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। अब हम दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अनीता मेरे पास आकर बोली, निखिल, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पड़ोसी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम दोनों के फोन नंबर अस्पताल में ही एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो गए थे। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने घर पहुंचकर अनीता को सारी दवा बता दी कि कौन सी दवा कितनी और किस टाइम पर देनी है। फिर मैं जाने लगा तो वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम चाय पीकर ही जाना। मैं बोला, फिर कभी पी लूंगा, अभी मैं जाकर आराम करूंगा। तुम भी थक गई होगी, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। वो बोली, ठीक है। उसने मुझे कसकर हग कर लिया। मैं भी सोच में पड़ गया कि इसको एकदम से ये क्या हो गया। उसके बाद मैं वहां से निकल आया और ऊपर शिवानी भाभी के पास गया। शाम को मैं अनीता के यहाँ गया ये देखने कि उसके बच्चे की तबीयत अब ठीक है या नहीं। मैं गया तो उसका पति भी आ गया। फिर मैं अंदर नहीं गया और उल्टे पांव वापस आ गया। मैं शिवानी भाभी के पास गया और उनसे बोला, आज रात के लिए मेरा खाना भी अपने यहाँ ही बना लेना। शिवानी भाभी ने खाना तैयार करने के बाद मुझे बुलाया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैं सोने के लिए अपने रूम में जाने लगा। तभी अनीता के नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ। वो पूछने लगी, कैसे हो आप निखिल? मैं बोला, मैं ठीक हूँ, आप बताओ बेटे की तबीयत अब कैसी है? वो बोली, अब ठीक है, सो रहा है, मैं भी ठीक हूँ। इस तरह से अनीता और मेरी रोज फोन पर भी बात होने लगी। वह रोजाना मेरा हालचाल पूछती रहती थी। कई बार वो मुझे अपने घर में आने के लिए न्योता दे चुकी थी। कई बार उसने बोला, कभी मेरे घर आओ, चाय पीकर जाओ। मैंने यह बात शिवानी को बताई तो वो कहने लगी कि अनीता शायद तुमसे दोस्ती करना चाहती है। मैं बोला, मगर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? शिवानी बोली, मैं एक औरत हूँ, एक औरत ही दूसरी औरत की बातों का सही मतलब समझ सकती है। मैं बोला, मगर भाभी, अभी उसने इस तरह की कोई बात नहीं की है। रात को खाना खाने के बाद करीब 9 बजे अनीता के व्हाट्सएप से मैसेज आया और हम दोनों बातें करने लगे। मैं बोला, भाभी, आपका पति कैसा इंसान है, वो तो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। वो बोली, हाँ, मैं अपने पति से इतनी परेशान हूँ कि मैं तुम्हें सारी बात बता भी नहीं सकती। मैं बोला, मैं समझ सकता हूँ भाभी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा गुड नाइट बोल दिया और बात बंद कर दी। मैंने सोचा कि पता नहीं इसे क्या हो गया। उसके कुछ देर के बाद फिर मैं शिवानी के पास गया। उसको मैंने सारी बताई जो भी अनीता के साथ हुई। शिवानी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से उसके साथ बात करना। फिर शिवानी के साथ मैंने खाया। उसके बाद वो बर्तन धोने के लिए चली गई। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। नीचे जाते हुए मेरी नजर अनीता पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले निकल गया। वो शायद बात करना चाह रही थी, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस चला गया। वहां पर जाने के बाद उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर वो कॉल करने लगी। मैंने उसकी कॉल भी नहीं उठाई।
वो बार बार कॉल पर कॉल करती रही, तो फिर आखिर में मुझे उसकी कॉल उठानी पड़ी। वो बोली, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो गए हो? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा, आप काम बताओ कि आपने मुझे फोन किस लिए किया है? अनीता बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, घर आने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। बीच में फिर एक बार शिवानी भाभी की कॉल आई। वो पूछने लगी, क्या हुआ? मैं बोला, वही कल वाली बात भाभी, वो अब मुझसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, अभी मैं उसको थोड़ा और परेशान करना चाहता हूँ। शिवानी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। भाभी ने फोन रख दिया और फिर कुछ देर के बाद शाम हो गई। मैं अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकल लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अनीता अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया। मैं अपने रूम में आ गया और आकर लेट गया। कुछ ही देर हुई थी कि व्हाट्सएप पर अनीता का मैसेज मिला। उसने लिखा था, आप आ गए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने जवाब में लिखा, मेरे रूम में आ जाओ। अनीता बोली, मैं रूम में कैसे आ सकती हूँ अभी? मेरा पति घर आ चुका है। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसके लिए। फिर मैंने पूछा, शिवानी भाभी को कहा, अब बताओ उसको कैसे बुलाओगी? शिवानी बोली, तुम अनीता को बोलो कि मैं उसके पास आ रही हूँ। मैंने वैसा ही किया। अनीता को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि थोड़ी देर में शिवानी भाभी तुमको लेने के लिए आ रही है, वो कुछ भी करके तुमको ऊपर ले आएगी। अनीता ने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शिवानी भाभी उसके रूम में गई। वहां जाकर वो बोली, अनीता, आज मेरे पति बाहर गए हुए हैं, तुम मेरे रूम में सोने के लिए आ जाओ, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। अनीता बोली, ठीक है भाभी, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद अनीता आ गई। पहले वो सीधी शिवानी भाभी के रूम में ही गई। मैं भी शिवानी के रूम में ही चला गया। हम तीनों एक साथ बैठ गए। मैंने अनीता से कहा, यही बात करोगी या मेरे रूम में करोगी? तभी शिवानी ने कहा, तुम्हारे रूम में ही करो, यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। अनीता और मैं उठकर मेरे रूम में आ गए। वो थोड़ा शर्मा रही थी। मैंने कहा, बात करनी है या नहीं? वो बोली, बात करने ही तो आई हूँ, आप बताओ कि आपको मेरे से क्या पूछना था? उस दिन आप जो फोन पर पूछ रहे थे। आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं बोला, तुम्हारा पति इतनी शराब पीता है और तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाती हो? वो बोली, अलग तो मैं हो जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपने साथ रखेंगे या नहीं। उसके जवाब पर मैंने कहा, हाँ, बात तो तुम वैसे सही कह रही हो। अच्छा, मुझे एक बात सच सच बताओ। वो बोली, हाँ पूछो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? वो बोली, नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने कहा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो बोली, हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। मैं बोला, अनीता, मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सारे सुख देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? वो बोली, हाँ, लेकिन मुझे अब और दुख मत देना। मैंने कहा, देखो अनीता, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैंने अनीता से कहा कि मैं आपको भाभी नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही है और तुम्हारा पति शराब के नशे में धुत रहता है। अनीता ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, जैसा चल रहा चलने दो, हम कुछ नहीं बदल सकते। मैंने कहा, आज के बाद जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो अपने भाई को याद कर लेना। अनीता ने मुझे शुक्रिया अदा किया और वापस अपने कमरे में लौट गई। उसके बाद जब भी अनीता को जरूरत होती। नमस्कार दोस्तों, अनीता एक शादीशुदा महिला थी। उनकी उम्र 27 के करीब थी। वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी और मैं उनके ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। जब मैं नीचे काम से जाता था या घर से बाहर कहीं जाना होता था तो अक्सर अनीता भाभी मुझे दिख जाया करती थी। कुछ दिन के बाद अब अनीता मुझसे भी एक दो बात कर लिया करती थी, लेकिन खुलकर कुछ बात नहीं हो पाती थी। अनीता अपने पति से बहुत ही परेशान थी। वो एक कंपनी में काम करता था।
मगर बहुत ज्यादा शराब पीता था और रोज उनके घर में हंगामा होता था। वो उसके साथ रोज लड़ाई करता था। हम लोग बीच में कुछ बोल नहीं सकते थे। उन दोनों का 1-2 साल का बेटा भी था। एक दिन अनीता भाभी के लड़के की तबीयत खराब हो गई। उसके बेटे की तबीयत काफी गंभीर थी। वो शिवानी भाभी के पास पैसे मांगने के लिए ऊपर आई, मगर शिवानी के पास भी उस वक्त अनीता को देने के लिए पैसे नहीं थे। शिवानी भाभी ने कहा, मैं निखिल से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। कुछ देर के बाद शिवानी की कॉल मेरे पास आई। उसने मुझे सारी बात बताई और बोली, कुछ पैसों की जरूरत है, अभी दे दो, बाद में तुम्हें लौटा देंगे। मैं बोला ठीक है, मगर दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा है, तुम कर पाओगी? बेहतर होगा कि उसको किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो। इस तरह से हमने अनीता के बेटे को एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाने का मन बना लिया। फिर मैं अनीता और उसके बेटे को लेकर नजदीक के एक अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टर ने उसके बेटे की जांच करने के बाद बोल दिया कि उसके बेटे को यहीं अस्पताल में ही भर्ती करना होगा और यहीं पर उसका इलाज होगा। अनीता ये सुनकर डर गई। एक तो उसके बेटे की हालत गंभीर थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लड़के का इलाज वहां पर करवा सके। मैंने पैसों के बारे में डॉक्टर से बात की तो वो बोला कि इलाज में रोज का 20,000 तक का खर्च आएगा। ये बात मैंने अनीता को बताई तो वो सन्न रह गई और बोली कि मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से। सच तो ये था कि मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास भी इतने रुपए नहीं थे। अनीता ने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसने साफ ये कहकर मना कर दिया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अनीता रोने लगी। फिर मैंने उसको दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चलने का सुझाव दिया। वो बोली, देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। फिर हम दोनों उसके बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां के डॉक्टर ने भी भर्ती करने का बोला, मगर साथ में ये भी कह दिया कि अभी उनके पास बेड उपलब्ध नहीं है, इसको यहाँ भर्ती नहीं कर पाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी पहचान के एक बड़े आदमी से बात की और उसकी सिफारिश पर अनीता के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अनीता और मैं रात में वहीं रुक गए। रात को मैं उसके लिए खाना भी लेकर आया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की सुविधा थी। मैंने लड़के को वहीं पर भर्ती करवाया ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके और जल्दी हो सके। अनीता बोली, आपके जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैं आपको सब वापस कर दूंगी। मैं बोला, तुम्हें अभी से पैसों की लगी है, पहले बच्चे को ठीक तो हो जाने दो, उसके बाद देख लेंगे हिसाब तो, मगर पहले इसका इलाज जरूरी है। हैरानी की बात थी कि अनीता का पति अभी तक अपने बच्चे को हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आया था। जो भी दवा डॉक्टर्स बता रहे थे वो सब मैं ही लेकर आ रहा था। मुझे उन माँ बेटे दोनों का ही ध्यान रखना पड़ रहा था। मगर खुशी की बात ये हुई कि भगवान की कृपा से उसका बेटा 3 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। अब हम दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। अनीता मेरे पास आकर बोली, निखिल, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पड़ोसी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम दोनों के फोन नंबर अस्पताल में ही एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो गए थे। उसके बाद हम घर आ गए। मैंने घर पहुंचकर अनीता को सारी दवा बता दी कि कौन सी दवा कितनी और किस टाइम पर देनी है। फिर मैं जाने लगा तो वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तुम चाय पीकर ही जाना। मैं बोला, फिर कभी पी लूंगा, अभी मैं जाकर आराम करूंगा। तुम भी थक गई होगी, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। वो बोली, ठीक है। उसने मुझे कसकर हग कर लिया। मैं भी सोच में पड़ गया कि इसको एकदम से ये क्या हो गया। उसके बाद मैं वहां से निकल आया और ऊपर शिवानी भाभी के पास गया। शाम को मैं अनीता के यहाँ गया, ये देखने कि उसके बच्चे की तबीयत अब ठीक है या नहीं। मैं गया तो उसका पति भी आ गया। फिर मैं अंदर नहीं गया और उल्टे पांव वापस आ गया। मैं शिवानी भाभी के पास गया और उनसे बोला, आज रात के लिए मेरा खाना भी अपने यहाँ ही बना लेना। शिवानी भाभी ने खाना तैयार करने के बाद मुझे बुलाया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैं सोने के लिए अपने रूम में जाने लगा।
तभी अनीता के नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ। वो पूछने लगी, कैसे हो आप निखिल? मैं बोला, मैं ठीक हूँ, आप बताओ बेटे की तबीयत अब कैसी है? वो बोली, अब ठीक है, सो रहा है, मैं भी ठीक हूँ। इस तरह से अनीता और मेरी रोज फोन पर भी बात होने लगी। वह रोजाना मेरा हालचाल पूछती रहती थी। कई बार वो मुझे अपने घर में आने के लिए न्योता दे चुकी थी। कई बार उसने बोला, कभी मेरे घर आओ, चाय पीकर जाओ। मैंने यह बात शिवानी को बताई तो वो कहने लगी कि अनीता शायद तुमसे दोस्ती करना चाहती है। मैं बोला, मगर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? शिवानी बोली, मैं एक औरत हूँ, एक औरत ही दूसरी औरत की बातों का सही मतलब समझ सकती है। मैं बोला, मगर भाभी, अभी उसने इस तरह की कोई बात नहीं की है। रात को खाना खाने के बाद करीब 9 बजे अनीता के व्हाट्सएप से मैसेज आया और हम दोनों बातें करने लगे। मैं बोला, भाभी, आपका पति कैसा इंसान है, वो तो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। वो बोली, हाँ, मैं अपने पति से इतनी परेशान हूँ कि मैं तुम्हें सारी बात बता भी नहीं सकती। मैं बोला, मैं समझ सकता हूँ भाभी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा गुड नाइट बोल दिया और बात बंद कर दी। मैंने सोचा कि पता नहीं इसे क्या हो गया। उसके कुछ देर के बाद फिर मैं शिवानी के पास गया। उसको मैंने सारी बताई जो भी अनीता के साथ हुई। शिवानी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर से उसके साथ बात करना। फिर शिवानी के साथ मैंने खाया। उसके बाद वो बर्तन धोने के लिए चली गई। उस दिन मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। नीचे जाते हुए मेरी नजर अनीता पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले निकल गया। वो शायद बात करना चाह रही थी, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस चला गया। वहां पर जाने के बाद उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर वो कॉल करने लगी। मैंने उसकी कॉल भी नहीं उठाई। वो बार बार कॉल पर कॉल करती रही, तो फिर आखिर में मुझे उसकी कॉल उठानी पड़ी। वो बोली, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो गए हो? मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा, आप काम बताओ कि आपने मुझे फोन किस लिए किया है? अनीता बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, घर आने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। बीच में फिर एक बार शिवानी भाभी की कॉल आई। वो पूछने लगी, क्या हुआ? मैं बोला, वही कल वाली बात भाभी, वो अब मुझसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, अभी मैं उसको थोड़ा और परेशान करना चाहता हूँ। शिवानी, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। भाभी ने फोन रख दिया और फिर कुछ देर के बाद शाम हो गई। मैं अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। मैंने अपना काम खत्म किया और घर के लिए निकल लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि अनीता अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया। मैं अपने रूम में आ गया और आकर लेट गया। कुछ ही देर हुई थी कि व्हाट्सएप पर अनीता का मैसेज मिला। उसने लिखा था, आप आ गए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने जवाब में लिखा, मेरे रूम में आ जाओ। अनीता बोली, मैं रूम में कैसे आ सकती हूँ अभी? मेरा पति घर आ चुका है। मैंने कहा, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसके लिए। फिर मैंने पूछा, शिवानी भाभी को कहा, अब बताओ उसको कैसे बुलाओगी? शिवानी बोली, तुम अनीता को बोलो कि मैं उसके पास आ रही हूँ। मैंने वैसा ही किया। अनीता को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि थोड़ी देर में शिवानी भाभी तुमको लेने के लिए आ रही है, वो कुछ भी करके तुमको ऊपर ले आएगी। अनीता ने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शिवानी भाभी उसके रूम में गई। वहां जाकर वो बोली, अनीता, आज मेरे पति बाहर गए हुए हैं, तुम मेरे रूम में सोने के लिए आ जाओ, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। अनीता बोली, ठीक है भाभी, मैं आपके पास आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद अनीता आ गई। पहले वो सीधी शिवानी भाभी के रूम में ही गई। मैं भी शिवानी के रूम में ही चला गया। हम तीनों एक साथ बैठ गए। मैंने अनीता से कहा, यही बात करोगी या मेरे रूम में करोगी? तभी शिवानी ने कहा, तुम्हारे रूम में ही करो, यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। अनीता और मैं उठकर मेरे रूम में आ गए। वो थोड़ा शर्मा रही थी। मैंने कहा, बात करनी है या नहीं? वो बोली, बात करने ही तो आई हूँ, आप बताओ कि आपको मेरे से क्या पूछना था? उस दिन आप जो फोन पर पूछ रहे थे।
आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं बोला, तुम्हारा पति इतनी शराब पीता है और तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाती हो? वो बोली, अलग तो मैं हो जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपने साथ रखेंगे या नहीं। उसके जवाब पर मैंने कहा, हाँ बात तो तुम वैसे सही कह रही हो। अच्छा मुझे एक बात सच सच बताओ। वो बोली, हाँ पूछो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? वो बोली, नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने कहा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो बोली, हाँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। मैं बोला, अनीता, मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सारे सुख देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? वो बोली, हाँ लेकिन मुझे अब और दुख मत देना। मैंने कहा, देखो अनीता, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैंने अनीता से कहा कि मैं आपको भाभी नहीं बल्कि अपनी बहन की तरह मानता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही है और तुम्हारा पति शराब के नशे में धुत रहता है। अनीता ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, जैसा चल रहा चलने दो, हम कुछ नहीं बदल सकते। मैंने कहा, आज के बाद जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो अपने भाई को याद कर लेना। अनीता ने मुझे शुक्रिया अदा किया और वापस अपने कमरे में लौट गई। उसके बाद जब भी अनीता को जरूरत होती